नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अपनी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और नेट के सिलेबस के यूनिट 1 को लेकर आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। और उसी यूनिट 1 में एक टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आज की वीडियो जो है वो उसी टॉपिक पर बेस्ड है और उसी टॉपिक से संबंधित जो भी नोट्स या जो भी पॉइंट्स हैं उन सबको लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय में जानना कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण हैं और नेट के सिलेबस में इसको लगाने का क्या प्रयोजन है और यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। जिन प्रश्नों को हम अभी नहीं जानेंगे, लेकिन उन प्रश्न के उत्तर जो संभावित हो सकते हैं उनके विषय में जो पॉइंट्स बनते हैं उनको हम जानने का प्रयास यहाँ से निश्चित रूप से करेंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं आज का जो है टॉपिक है। भिन्नताएं कई प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। शारीरिक भिन्नताएं हो सकती हैं, मानसिक भिन्नताएं हो सकती हैं, आपकी रुचि से संबंधित भिन्नताएं हो सकती हैं, प्राकृतिक भिन्नताएं हो सकती हैं, शैक्षणिक भिन्नताएं हो सकती हैं और आपकी अभिरुचि से संबंधित भिन्नताएं हो सकती हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को यदि हम जानने का प्रयास करें कि वो कौन सा सिद्धांत है जो व्यक्तियों को विभिन्न करता है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता जहाँ से साफ रूप से दिखाई देती है, तो इसका एक नियम है। कुछ इसके नियम ये है या सार्वभौमिक सिद्धांत हम इन्हें कह सकते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति जो है कभी भी वो समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और एक तो ये कारण है कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। दो का मतलब दो और दो से अधिक भी व्यक्ति समान नहीं होते। सबकी अपनी एक विशिष्ट जो है विशेषता है। और व्यक्तित्व विभिन्नता जो है वो एक सार्वभौमिक तथ्य है। ऐसा नहीं है कि भारत के सभी लोग जो हैं एक दूसरे से अलग हैं और यदि हम भारत के अलावा किसी और देश में जाएं, भूटान में जाएं या नेपाल में जाएं या इंग्लैंड में जाएं, तो वहाँ के सारे व्यक्ति एक समान हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सभी लोग अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है। आप दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो हर जगह आपको व्यक्तियों में विभिन्नताएं ही देखने को मिलेंगी। सारे व्यक्ति अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है, एक अब ये संभव हो गया है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को आप माप सकते हैं, उनका मापन जो है वो संभव है, ठीक है। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो तो है वंशानुक्रम, ठीक है, आपका डीएनए, ठीक है। सबका अपना डीएनए है और सभी वंश अलग अलग वंश से आते हैं, अलग अलग परिवारों से आते हैं। तो इसीलिए वंशानुक्रम एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का, ठीक है। उसके अलावा वातावरण, ठीक है। सभी लोग जो है अलग अलग वातावरणों से आते हैं। कोई ठंडे प्रदेश से आता है, कोई गर्म प्रदेश से आता है, ठीक है। और भिन्न भिन्न वातावरणों से आते हैं, तो इसलिए उनमें विभिन्नता पाई जाती है। वंशानुक्रम तो है ही, क्योंकि व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे। उसके बावजूद, अलग अलग होने के बावजूद भी कई समानताएं हो सकती थी उनमें, दिखने में अलग अलग है लेकिन समान क्या उनकी सोच या समान खान पान ये सब भी देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ न कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अलग अलग स्थान के व्यक्तियों में, ठीक है। अलग अलग जगह के लोगों में अलग अलग हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो एक उनमें से वातावरण से संबंधित भिन्नता भी हो सकती है। अलग जाति और अलग प्रजाति के जो है देश हैं, अलग जाति वालों का अलग देश है, अलग प्रजाति वालों का, जैसे भारत में तो लोकतंत्र है जो कि अब जो है विश्व जो है अब एक वैश्विक नागरिकता की ओर बढ़ रहा है। मतलब विश्व का कहीं भी कोई भी लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन पहले जो होता था, अगर हम इसका शुरुआती रीजन जानने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जाति और प्रजाति के लोग रहते थे, तो इसलिए भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है वो बनती रही। आयु और बुद्धि, सभी व्यक्ति अलग अलग आयु के हैं, ठीक है। और सबकी बुद्धि का जो बुद्धि ग्रहण करने की जो क्षमता है, ठीक है, ज्ञान ग्रहण करने की जो क्षमता है, सबकी बुद्धि की क्षमता जो है अपने अपने अनुसार है, अलग अलग है। तो ये भी एक कारण हो सकता है व्यक्तिगत विभिन्नता का। शिक्षा और आर्थिक दशा, सबकी आर्थिक दशा एक समान नहीं होती है। अमीर और गरीब हमेशा और हर समाज में आपको देखने को मिलेंगे। सभी तक शिक्षा उपलब्ध हो पाए ऐसी व्यवस्था भी विश्व के किसी भी कोने में अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है। खासतौर से हम भारत की यदि बात करें तो कई सारे अभियान जो है इसके लिए चलाए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान है कि सबको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, कम से कम प्रारंभिक शिक्षा। तो शिक्षा और आर्थिक दशा भी जो है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है। लिंग भेद, ठीक है, सभी व्यक्ति, इस दुनिया के सभी व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं है, अलग अलग लिंग के हैं, ठीक है। कोई पुरुष है, कोई महिला है और कोई नपुंसक लिंग में भी है। तो लिंग भेद भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक बहुत बड़ा कारण है।
प्रेरणाएं, सबकी अलग अलग प्रेरणाएं, जिस चीज़ से मुझे प्रेरणा मिल रही है, हो सकता है कि आपको वो चीज़ पसंद ही ना हो, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी सोच भी अलग है, हमारी रुचियां भी अलग अलग हैं। जो फिल्म मुझे पसंद आ रही है, जो खेल मुझे पसंद है, आपको शायद वो ना पसंद हो, आपको कोई और पसंद हो, वो मुझे ना पसंद हो। तो सबकी रुचियां भी अलग अलग हैं। और पर्यावरण संबंधी उद्दीपन भी है कि किसी को ठंड एकदम लग जाती है, ठीक है, और किसी को कोई है कि जो उस तापमान में रोज ही रह रहा है, जिस जिस तापमान में हमें ठंड लग जा रही है और हमें जुकाम हो जा रहा है, कोल्ड हो जा रहा है, बुखार हो जा रहा है, उस तापमान में कोई है जो रोज ही वैसे ही तापमान में रह रहा है और उसे कुछ नहीं हो रहा। तो पर्यावरण उद्दीपन संबंधी भी कई सारी समस्याएं, या कई सारी समस्याएं नहीं, कई सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों को यदि हम बांटने का प्रयास करें तो कुछ इन पॉइंट्स में हम बांट कर देख सकते हैं। एक तो है शारीरिक भिन्नता, कि हर व्यक्ति जो है उसमें शरीर अपनी अपनी शारीरिक अलग अलग विभिन्नताएं हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, ठीक है, कोई ठिगना है। तो अलग अलग विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। बौद्धिक योग्यता सबकी अलग है। यदि बौद्धिक योग्यता सबकी एक ही होती तो सारे टॉपर्स होते, ठीक है, या फिर सारे ही फेल हो जाते। तो सबकी बौद्धिक विभिन्नताएं अलग अलग हैं, हालांकि इसको अब मापा जा सकता है। संवेगात्मक विभिन्नताएं अलग अलग हैं, ठीक है। कोई एकदम इमोशनल हो जाता है और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके सामने रो रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई एकदम इमोशनल हो जाता है, उसके पैर के नीचे अगर चींटी भी आ गई तो उसे बड़ा दुख होता है कि अरे ये मेरे से क्या हो गया। तो संवेगात्मक विभिन्नताएं भी कई प्रकार की होती हैं, अलग अलग हैं, और इनके कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार के रूप में हम इसको एक देख सकते हैं। उसके अलावा सबका व्यक्तित्व जो है, सबकी पर्सनैलिटी जो है वो अलग अलग है, सबकी रुचियां अलग अलग हैं, सबकी योग्यताएं विभिन्न हैं, और सबके चरित्र अलग अलग हैं, ठीक है। हो सकता है चरित्र का हम कई तरीकों से देख सकते हैं। हो सकता है मुझे एक्शन जिसका चरित्र है, ठीक है, ऐसे एक्शन हीरो मुझे पसंद हो, लेकिन आपको रोमांस वाले पसंद हो। तो हमारी चारित्रिक विभिन्नताएं भी जो है अलग अलग हो सकती है। किसी का सिद्धांत ये हो सकता है कि मुझे किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना है, लेकिन कोई है कि वो बोलेगा कि कुछ नहीं होता, झूठ सच हमें तो जो मर्जी वो बोलना चाहिए। तो सब अपने अपने चरित्र है। किसी को दूसरे को सताना अच्छा नहीं लगता, किसी को तभी सुख मिलता है जब दूसरे को सताया जाए। तो सबके चरित्र जो है विभिन्न प्रकार के हैं, सबकी सोच विभिन्न प्रकार की है, और यही व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों के रूप में इनको देखा जा सकता है। शैक्षिक निष्पत्ति यही है कि सबकी शिक्षा सबको समान रूप से मिलती है, लेकिन बावजूद उसके सब में हम समान रूप से उसका जो है रिजल्ट नहीं देख पाते हैं। तो शैक्षिक निष्पत्ति का मतलब यह है कि इन्हीं सभी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व क्या है। जब हम शिक्षण प्रक्रिया में यदि हम इन्वॉल्व होंगे, या शिक्षण प्रक्रिया चल रही होगी, या सिखाया जा रहा होगा, तो वहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या महत्व है। इससे क्या होता है, छात्र वर्गीकरण की एक नवीन विधि के रूप में इसको लिया जा सकता है, ठीक है। और कक्षा का सीमित आकार इसमें होता है, ठीक है। और शिक्षण पद्धतियों में हमें परिवर्तन करना पड़ता है। अलग अलग तरीके के, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो अलग अलग हालांकि अब जो है मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। जो नई शिक्षण विधि भी आने वाली है, शिक्षा नीति जो आने वाली है, तो इसमें भी कई प्रकार के जो है इससे संबंधी बदलाव किए गए हैं। व्यक्तिगत शिक्षण पर भी जोर दिया जाता है, अब ट्यूशंस जो होते हैं एक तरह से, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत शिक्षण भी किया जाता है। ट्यूशंस जो है इसका एक छोटा सा दायरा है, लेकिन बड़े स्तर पर भी हम इसको देख सकते हैं। अभिक्रमित कार्य द्वारा सीखना, तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में शैक्षिक महत्व को जो है उजागर करती हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के द्वारा आपकी प्लानिंग को बनाने में जो है काम आ सकती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन की विधियां, तो यदि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाए तो कौन कौन सी विधियों का सहारा हम ले सकते हैं। तो एक है बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तमाम तरह के बुद्धि के परीक्षण जो किए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उनका सहारा हम ले सकते हैं, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण है, मूल्यांकन की कई सारी विधियां हैं, संवेगों का परीक्षण है, और अभिरुचि परीक्षण है। तो इस तरह के कई सारी चीज़ें अब डेवलप हो चुकी हैं, जिनके माध्यम से जो है आप किसी की बुद्धि का मापन जो है कर सकते हैं कि इनकी जो बुद्धि है वो किस स्तर पर है। अलग अलग लेवल इसके जो है, शायद गैने एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार बुद्धि मापन का सूत्र भी उन्होंने दिया था। तो उसको हम जानेंगे कभी, जब बुद्धि मापन या मूल्यांकन के तरीकों के बारे में जब हम जानेंगे, तो वहाँ पर इन सभी सूत्रों के बारे में भी हम समझेंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन की कई तरह की विधियां हैं, उनका प्रयोग करके हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जान सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ों को मुख्य रूप से देखा जाए, ठीक है। शिक्षा तो प्रदान करनी ही है, आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है
आप भारत के अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की संस्कृति इस राज्य से बिल्कुल भिन्न भिन्न है, तो आपको यहाँ शिक्षा नहीं मिल सकती, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो इसलिए करना क्या होगा, हमें शिक्षा को ऐसा बनाना होगा जो समावेशी हो सके, जो सबको जो है सब में समन्वय स्थापित कर सके। तो शैक्षिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षा जब दी जाएगी तो किन किन बिंदुओं को जो है वहाँ पर देखा जा सकता है। सबसे पहले हम व्यक्ति की पृष्ठभूमि का ध्यान रखेंगे, उसकी आर्थिक स्थिति का भी देखा जाता है। और आर्थिक स्थिति को देखने का मतलब ही यह है कि जो 14 साल तक यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो होती है उसको निःशुल्क कर दिया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया है, अभी भी वही है, ठीक है, निःशुल्क ही है। तो ये सब आर्थिक स्थितियों की माध्यमता की शिक्षा की ओर लोग बढ़ें, ठीक है। जो फीस की वजह से शिक्षा में नहीं आ पाते थे, तो हर तरह से जो है उनको जागरूक किया जाए कि शिक्षा प्राप्त आपको होनी चाहिए। कम से कम प्रारंभिक शिक्षा तक तो आपकी पहुंच निःशुल्क रूप से होनी चाहिए, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई जो है शिक्षा प्राप्त करने से संबंधी किसी प्रकार का कोई जो है दुविधा आपके मन में ना हो कि पैसे नहीं है खाने के लिए और यहाँ खर्च हो जाएंगे, तो पैसे भी आपसे नहीं लिए जा रहे। पर्यावरणीय और प्रजातीय अंतर भी देखने को मिलता है, इस बात को भी ध्यान में रखकर हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। भौगोलिक शिक्षा जो दी जाती है वो इसी आधार पर दी जाती है। राष्ट्रीयता उसमें निश्चित रूप से होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीयता जब होगी शिक्षा में तभी उनमें देश प्रेम बढ़ेगा और देश के प्रति कुछ करने की भावना उनमें होगी। और तभी राष्ट्रीयता ही एक ऐसी चीज है जो भारत के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए बच्चों को एक क्लास में एक साथ बैठने के लिए प्रेरित करती है। तो वो राष्ट्रीयता ही है कि भले ही हम अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन हैं हम सब भारत के लोग और भारत राष्ट्र हमारा है। तो उसको आधार मानकर, राष्ट्रीयता को आधार मानकर भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। लिंग भेद को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। और लिंग भेद के आधार पर उस लिंग संबंधी शिक्षा भी दी जानी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए। तो लिंग भेद को जो है दूर रखते हुए सबको, लड़का लड़की एक समान, दोनों को तो विद्यादान एक नारा चलता था पहले गाँवों में, तो इस तरह से उस भावना को ध्यान में रखते हुए जो है शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामान्य बुद्धि परीक्षण, आपने बुद्धि परीक्षण संबंधित कई तरह की जो परीक्षाएं ली जाती हैं या कई तरह की जो है इस तरह के परीक्षण हैं जिनसे बुद्धि और उसकी उपलब्धि के विषय में जो है आप जान सकते हैं। तो स्कूलों द्वारा अक्सर ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उनके माध्यम से वो तय भी करते हैं कि इसके किस कक्षा में जो है इस विद्यार्थी को रखा जाए। तो सामान्य बुद्धि और परीक्षण आधारित जो है बुद्धि परीक्षण भी आप कर सकते हैं और उनके आधार पर भी शिक्षा प्रदान करने का जो है प्रयास किया जाता है। उसके बाद विशेष योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। मानसिक योग्यताएं हो सकती हैं, उनके आधार पर आपकी यार इनकी मानसिक योग्यता इस लेवल की है, तो इनको शुरुआती चीज़ों में हम इसको देख कर रख सकते हैं, कॉलेज लेवल पे तो नहीं, लेकिन प्रारंभिक चीज़ों पर यदि हम व्यक्तिगत विभिन्नता के को आधार बनाकर देखें तो उसमें शिक्षा का यदि हम चयन करें तो विशेष योग्यताओं को भी हमें वहाँ पर देखना होता है। और बच्चे की मानसिक आयु, इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला है, उस मानसिक आयु को निकालकर आप बच्चे को उस प्रकार की शिक्षा में इन्वॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा विकास संबंधी अंतरों को हमें देखना होता है। देखिए, विकास होता है बुद्धि का और शिक्षा बुद्धि को ही लेनी है, ठीक है। बुद्धि में ही हमें बुद्धि ही एक माध्यम है जिसमें शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, ठीक है। मतलब शरीर नहीं है, तो शरीर की वृद्धि होती है और बुद्धि का विकास होता है। तो विकास संबंधी अंतरों को भी हमें देखना होगा कि कोई बच्चा कितनी जल्दी किस चीज़ को एकदम एक्सेप्ट कर ले रहा है, ग्रहण कर ले रहा है ज्ञान को, और कोई बच्चा बार बार समझाने पर भी नहीं ग्रहण कर पा रहा है। तो इन सभी अंतरों को भी हमें समझना होगा। सीखने से संबंधित अंतर कि कोई जल्दी सीख जाता है, कोई नहीं सीख पाता है, ठीक है। कोई थोड़ा सा प्रोत्साहन देने पर उसको सीख लेता है। और गत्यात्मक कुशलता कि किसकी कितनी गति है किसी भी चीज़ को जो है अचीव करने में या फिर किसी चीज़ को प्राप्त करने में, किसी ज्ञान तक पहुंचने में। तो इन सब चीज़ों को, रुचि संबंधी अंतरों को, व्यक्तित्व संबंधी अंतरों को, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीज़ों को आधार बनाकर आपको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए या शिक्षा को इन मापदंडों के आधार पर जो है शिक्षण प्रक्रिया को चलाना चाहिए। मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता जो है 19वीं शताब्दी में फ्रांसिस गाल्टन, पियर्सन, टर्मन आदि अनेक विद्वानों ने लगाया था। और टर्मन ने जो उन्होंने विभिन्नताओं का पता लगाया, उन्हीं शोधों के आधार पर व्यक्तित्व को 9 प्रकार में जो है उन्होंने विभाजित किया। पहला प्रतिभाशाली, फिर उप प्रतिभाशाली, अति उत्कृष्ट, उत्कृष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, मूढ़ और जड़ बुद्धि। तो इस तरह से उन्होंने
क्रमशः, ठीक है, इस तरह से उन्होंने व्यक्तित्व को बुद्धि के आधार पर जो है 9 प्रकार के जो है बिंदुओं में इन्होंने बांटा। ठीक है, 9 प्रकार के विभाजन उन्होंने किए कि, और ये शारीरिक विभाजन नहीं है, ये बुद्धि के आधार पर किए गए विभाजन है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि और इसके अनुसार वो समझेंगे कि एक आपको सिचुएशन दी जा सकती है किसी कक्षा की कि ऐसा ऐसा है, और इस कक्षा में ये विद्यार्थी एकदम चीज़ों को समझ लेता है, तो वह टर्मन के व्यक्तित्व के प्रकारों में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है। तो ये प्रश्न वहाँ से कभी कभी इस तरह का पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है टर्मन के अनुसार 9 व्यक्तित्व के प्रकार हैं, और इनमें हम विद्यार्थियों को रख सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता को हम किन क्षेत्रों में जो है किन क्षेत्रों के आधार पर हम देख सकते हैं। ठीक है, एक तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार ही हम इनको देख सकते हैं, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक है शारीरिक क्षेत्र, उसमें शारीरिक भिन्नता हम देखते हैं। गत्यात्मक योग्यता भिन्नता हम देखते हैं। मानसिक क्षेत्र की बात यदि हम करते हैं तो सब में बुद्धि की विभिन्नता हम देखते हैं। अभिक्षमता की विभिन्नता देखते हैं कि कितनी जल्दी ग्रहण कर लेता है चीज़ों को, और विशिष्ट योग्यता संबंधी विभिन्नता को भी हम देखते हैं। कोई खेल संबंधी जो शिक्षण दिया जाता है उसको एकदम ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो एकेडमिक है उसको नहीं कर पाता। कोई एकेडमिक जल्दी ग्रहण कर लेता है, लेकिन खेलों में उसकी रुचि कम होती है। तो विशिष्ट योग्यताएं हर किसी की अपनी होती हैं। इनसे संबंधी विभिन्नताओं को हम मानसिक क्षेत्र के अंतर्गत रखकर देख सकते हैं। कुछ संवेगात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत रखकर देख सकते हैं कि सब में संवेगात्मक भिन्नता होती है। ठीक है, कोई जल्दी इमोशनल हो जाता है, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो कोई किसी को गुस्सा आता ही नहीं है। ठीक है, तो कोई सहनशील होता है, कोई नहीं होता है। तो इस तरह से भी हम इस तरह से विभिन्नता के विभिन्न मापदंडों पर हम इसको देख सकते हैं। रुचि की भिन्नता सब में होती है, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, अभिवृत्तियों में भिन्नता होती है। और सामाजिक क्षेत्रों के आधार पर यदि हम देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता हमें देखने को मिलती है समाज में। ठीक है, अलग अलग भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न समाजों, विभिन्न समुदायों का एक मिला जुला स्वरूप है। ठीक है, इसलिए समाज में हमें, भारत के समाज में मुख्य रूप से अनेक प्रकार की जो है सांस्कृतिक भिन्नता और सामाजिक भिन्नता भी देखने को मिलती है। और स्कूलों में यही प्रयास किया जाता है कि शिक्षा जो हो एक ऐसी समावेशी शिक्षा हो जहाँ पर कोई भी समाज या कोई भी संस्कृति या कोई भी समुदाय जो है आपस में उनके हितों का या उनकी भावनाओं का जो है टकराव ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, कि यदि भारत की शिक्षा में ऐसी चीज़ है तो। ठीक है, आदर्श और मूल्य और नैतिकता में विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, और जातीय और राष्ट्रीय भिन्नता हमें देखने को मिलती है, और आत्मधारणाओं में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, कोई किसी बात से सहमत होता है, कोई किसी बात से सहमत नहीं होता है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता को हम इन मापदंडों में देख सकते हैं। इन जो है तरीकों में डालकर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित ये पॉइंट्स आपके कुछ काम आए होंगे। आप इनको नोट कर लेना, कॉपी और पेन लेकर आप बैठे होंगे अगर तो। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो उनके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।